साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक वाला सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन मैंने बता दिया था। एटीपी कैसे बनता है बताइए। लाइट रिएक्शन है का प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। आगे टॉपिक लिखा हुआ है वेयर डज एटीपी एंड एनएडीपीएस2 यूज। एटीपी और एनएडीपीएस2 लाइट रिएक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्या बनता है लाइट रिएक्शन में? ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो बनती है वो डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाती है लीव से, ठीक। अब ये एटीपी एनएडीपीएस2 कहाँ यूज होते हैं? तो कहाँ यूज होते हैं? ये डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ ऑपरेट होती है? इन स्ट्रोमा। कहाँ पर चलती है? स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम में। डार्क रिएक्शन में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चीज होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा? रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज बनेगी? ग्लूकोज। स्टार्ट हो जाएगा तो ना पता नहीं वो हो गया लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा जिससे क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ग्लूकोज बनता है CO2 के रिडक्शन से। कहाँ? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जो होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्या है वो? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। आपको बहुत सारे एंजाइम देखने को मिलेंगे। गैल्वेन साइकिल, C4 साइकिल, इसमें बहुत सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डार्क रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के और भी नाम हैं। और क्या क्या बोलते हैं इसको? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का सिंथेसिस होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या होती है? बायोसिंथेसिस। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। और इसको डार्क रिएक्शन जो कहते हैं, तो बुक में लिखा हुआ है डार्क रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन कहना मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब समझ रहे हैं? गलत है, कंफ्यूजन है, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, इसको ऐसा लगता है कि केवल डार्क में चलती है। आपको डार्क रिएक्शन से क्या लगेगा? ये डार्क में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लाइट में भी चलती है और डार्क में भी चलती है। तो लाइट डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलना क्या है? मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब सही नहीं है, गलत है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन बोलना क्या है? मिसनॉमर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लाइट में भी चलती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें लाइट का कोई फर्क नहीं है। लाइट है तब भी चलेगा और नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे रीजन क्या है इसमें? रीजन है इट इज नॉट ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ध्यान से लीजिए। लाइट रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, सॉरी डार्क रिएक्शन क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट का कोई फर्क नहीं है, लेकिन लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट रहेगा तब लाइट रिएक्शन चलेगा। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? डार्क में। तो अगर सोचिए लाइट ही नहीं रहेगी तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, तो डार्क कैसे चलेगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है? प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं
इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली का मतलब उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड है। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक, ये हो गया डार्क रिएक्शन का एक नाम और है। देखिए डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, जिसका एक नाम है, इसको ब्लैकमैन पाथवे बोलते हैं। ब्लैकमैन पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, उन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था, बायोसिंथेटिक फेज को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन बोला जाता है। कार्बन रिएक्शन, हाँ, फोटो पीसीआर साइकिल भी बोलते हैं इसको। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं बताइए? कार्बन रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन नहीं, कार्बन रिडक्शन साइकिल है। बोलिए इसमें कुछ लिखा हुआ बताइए, बुक में अगर कुछ लिखा है तो बताइए। एक नाम इसका और लिखिएगा, पीसीआर साइकिल। पीसीआर का बुक और एक पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो पीसीआर नहीं है, ये है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। मतलब फोटोसिंथेसिस में, इस रिएक्शन में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसमें होता क्या है? कार्बन का रिडक्शन होता है। तो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, फोटोसिंथेसिस में कार्बन का क्या होता है? यहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है, इसका कुछ और देख लीजिएगा, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो इसके यहाँ पर तीन नाम हो गया, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, पीसीआर साइकिल। कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। क्या यूज होता है? एटीपी एनएडीपी यूज होता है। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? यही एटीपी, यही जो एटीपी बना है और NADPH2 बना है, इन्हीं की मदद से क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्योंकि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन कहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए? NADPH2 के पास से हाइड्रोजन ना बना था। NADPH2 लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन का सोर्स यहाँ से है। ठीक है, एटीपी क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। समझ में आएगा? तो बन जाएगा ग्लूकोज। यहाँ तक ये समझ में आया? क्यों? ये अभी डार्क रिएक्शन का जनरल व्यू चल रहा है। ठीक, अब बताएंगे कि मैंने बताया डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है। मीसोफिल सेल में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके टाइप्स, डार्क रिएक्शन कितने टाइप की होती है तो देखिए। डार्क रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला कौन सा है? कैल्विन साइकिल। C3 साइकिल पढ़ेंगे हम लोग। C3 साइकिल पढ़ के अगर आए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है? C4 साइकिल, C4 साइकिल। और तीसरा है कैम पाथवे, कैम पाथवे। तीसरा वाला बुक में नहीं दिया हुआ है, तीसरा वाला बुक में नहीं दिया है, पहला दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, C3 साइकिल, C4 और कैम पाथवे। एक एक करके इनको डिस्क्राइब करना है। समझ में आया? C3 साइकिल क्या होती है, C4 क्या है और कैम पाथवे क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल के इधर देखिए, अगर कहा जाए C3 साइकिल किस तरीके के प्लांट में ऑपरेट होती है, किस तरीके के प्लांट? हाँ, एंजियोस्पर्म में सभी लगभग ये देखा जाए तो मोस्टली ज्यादातर प्लांट में C3 साइकिल चलती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें C4 चलेगा और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें कैम पाथवे। तो मोस्टली C3 साइकिल ही चलती है प्लांट में। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइकिल है। समझ में आया? ये क्या है? मोस्ट कॉमन, यही देखने को मिलती है। अगर बुक में एग्जाम्पल लिखे गए होंगे, लिखा गया होगा पोटैटो है, टोमेटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये जो
जनरल पौधे हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल प्लांट जिसको कहते हैं वहाँ C3 साइकिल चलती है। नॉर्मल ये जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें कौन सी डार्क रिएक्शन चलेगा? C3 वाला, समझ में आ रहा है? C3। अब इसके और भी नाम हैं, इसके और क्या नाम है? इसको बोलते हैं PG, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल, PGA साइकिल, PGA साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है इस साइकिल में वो क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 का बोलते हैं क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा इस साइकिल में उसमें 3 कार्बन देखने को मिलेंगे, इसलिए क्या है ये? C3 साइकिल है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए PGA साइकिल। समझ में आया? और इस साइकिल में इसको डिस्कवर किसने किया था? तो मेल्विन कैल्विन ने, मेल्विन एंड कैल्विन साइंटिस्ट थे एंड को-वर्कर्स, और उनके सहयोगियों ने डिस्कवर किया था। देख लीजिएगा मेल्विन कैल्विन साथ में लिखा है कि अलग अलग? मेल्विन एंड कैल्विन एक ही है ना? हाँ एक ही है, ये साथ में एंड नहीं लगाएंगे। मेल्विन कैल्विन एंड को-वर्कर्स एक ही है, इन्होंने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया? तो इन्होंने, जैसे आपने अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने भी किया। तो इन्होंने साइकिल को डिस्कवर करने के लिए क्लोरेला एल्गी लिया। कौन सा एल्गी लिया था? क्लोरेला। लिखेंगे यूज क्लोरेला एल्गी। बताइए क्लोरेला कैसी एल्गी है? मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर, एक कोशिश से सवाल होता है, उसको यूज किया। और क्या यूज किया था? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज की थी उसमें कार्बन जो था रेडियो आइसोटोपिक कार्बन लिया था, C14 लिया था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल कार्बन नहीं था, वो कौन सा वाला था? C14। यहाँ लिख देंगे C14 रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया था वो C14 वाला लिया था। C14 क्या है? रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन है। ये दो चीजें यहाँ इनको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस साइकिल को, इसमें देखिए एक चीज और, इस साइकिल में चाहे जितना भी पढ़ेंगे, केल्विन है आगे C4 पढ़ते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो हमको पता है ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। एक चीज और समझिए, बुक में एक लाइन लिखा गया है, केल्विन साइकिल इज द बेसिक पाथवे ऑफ ऑल प्लांट। जितने भी प्लांट हैं, जो प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं या जो भी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, आप चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे कौन सा हो, कैम प्लांट, ठीक है। C4 प्लांट तो समझ रहे ना? चाहे C4 प्लांट हो चाहे क्या हो, कैम प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, केल्विन साइकिल सभी में चलेगी। आप जब C4 प्लांट पढ़ेंगे इसके बाद में, तो उसमें भी C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल सब में चलता है। हर वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहा है, उसमें अभी मैंने बताया डार्क रिएक्शन कितने टाइप का? 3 टाइप का, ठीक है। 3 टाइप की डार्क रिएक्शन है, अलग अलग टाइप के पौधों में चलेगा, लेकिन जिसमें भी चलेगा केल्विन साइकिल सब में चलेगा, केल्विन साइकिल सब में चलेगा, ठीक है। अब इस आगे समझ में आएगा कि कैसे चलता, सभी में केल्विन साइकिल चलेगा। तो ये बेसिक पाथवे है, ठीक है। यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, बेसिक पाथवे ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं उन सब में केल्विन साइकिल जरूर चलेगा। C4 साइकिल चल रही है, अभी देखिएगा C4 प्लांट में C4 साइकिल चलती है, तो क्या केल्विन साइकिल नहीं चलता है? केल्विन भी चलता है। कैम पाथवे में अलग पाथवे, लेकिन केल्विन भी चलता है। तो केल्विन साइकिल सबका बेस है, सब में चलेगा। समझ में आया? सभी प्लांट में चलता है।
अब इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि ये एक तरीके का क्या है, डार्क रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ द डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाना है, ग्लूकोज, ये बनेगा। लेकिन ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता, 3 स्टेप में बनता। कितने स्टेप में नहीं, वो अभी समझ में आएगा कैसे ग्लूकोज बनता है। लेकिन उसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होती है, ग्लूकोज बनाती है, तो उस दौरान एक सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले तो इतना जान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, पहले पीजीए, बाद में ग्लूकोज बनेगा। पहले इतने को समझ लेते हैं। पीजीए कितना कार्बन है इसमें, देखिए मैं बुक के हिसाब से चल रहा, जैसे बुक में ये पहले थोड़ा समझा दिया है, मैं चाहता आपको डायरेक्ट साइकिल समझा देता। उसने पहले ये दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है, पीजीए बनाएगा। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला स्टेप है इस साइकिल का, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। इसी के बेसिस पर इस साइकिल का नाम क्या हो गया, C3 साइकिल। केल्विन साइकिल, इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। क्यों बोलते हैं, मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे पहले क्या बनेगा, पीजीए बनेगा। उसमें 3 कार्बन, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ये बन जा रहा है। तो ये कैसे बन जाएगा, जब तक इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, जब तक कुछ ऐड नहीं होगा, तब तक ये पीजीए बन कैसे जाएगा। जब तक कुछ ऐड नहीं होगा तब तक ये पीजीए बन कैसे जाएगा, क्योंकि पीजीए में 3 कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन, 1 कार्बन। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है। पहले साइंटिस्ट मानते थे इसमें 2 कार्बन का कोई कंपाउंड ऐड होता है। कितने कार्बन, 2, क्योंकि 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन, ये तो पता था। मेल्विन केल्विन ने इस टेक्निक से ये पता लगा लिया था कि पहला जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनेगा, पीजीए बनेगा। उसमें कितने कार्बन है, 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बताइए कि कितना कार्बन वाला कंपाउंड जोड़ा जाए कि 3 कार्बन वाला बन जाए। 2 कार्बन वाला जोड़ना चाहिए ना। तो साइंटिस्ट पहले मानते थे कि इसमें 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड जुड़ता होगा, तो जाकर के 3 कार्बन का पहला एसिड रेडी हो जाता है, ठीक है। कई साल ऐसे ही चला, ये लाइन बुक में लिखी गई है, पढ़ लीजिएगा। बाद में पता लगा कि नहीं, 2 कार्बन वाला नहीं है, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है, 5। बाद में ये पता लगा कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं जुड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कौन सा जुड़ रहा है, 5 कार्बन कंटेनिंग। बाद में क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ वो मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, अर्लियर पहले ये माना जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिसीव करता है, क्योंकि प्लांट में, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया बाहर से आया, उसको पकड़ने वाला जो कंपाउंड था वो कौन सा था, 2 कार्बन वाला था। क्योंकि ये पहले पता लग गया था कि 3 कार्बन वाला बन जाता है। तो बैलेंस कैसे रिएक्शन करने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि 2 कार्बन ऐड होता होगा, 2 कार्बन वाला कोई ऐसा कंपाउंड होगा लीफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। किसमें, केल्विन साइकिल में।
लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि नहीं 2 वाला नहीं है 5 वाला। अब सोचिए 5 वाले से कैसे होगा, जब 5 वाला है तो कौन सा कोड आ गया, वो पता लगा 5 वाले का नाम क्या था, RUBP। तो 5 कार्बन कंटेनिंग कौन सा था कंपाउंड, RUBP। पूरा नाम राइबोज 1,5,5-फॉस्फेट। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी। शुगर जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं 5। तो ये क्या था, ये था 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। पूरा नाम नोट कर लीजिएगा इसका, राइबोज 1,5,5-फॉस्फेट। ज्यादा पढ़ के नहीं आते हैं, मैं नाम कह रहा हूँ कि पढ़ के चले जाइए, फिजिक्स नहीं है भाई, केमिस्ट्री नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। लैंग्वेज है ये, हिस्ट्री ज्योग्राफी उड़ जाती है ना, रट्टा मार करना पड़ता है, ये भी लैंग्वेज ही है, समझ के रखना पड़ता है इस चीज को। राइबोज 1,5-बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग क्या है, शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन वाली शुगर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा लीफ में सबसे पहले, ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि बैलेंस कैसे होगा, 5 कार्बन जब यहाँ रहेगा, एक 6 कार्बन, तो ये तो 3 वाला है, ये तो 3 वाला हुआ। जो यहाँ 5 जुड़ेगा, एक कार्बन 6 टोटल, यहाँ 3, कैसे बैलेंस, तो बैलेंस ये होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल होता है। कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल एक बार में 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तब जाकर के 3 × 2 बराबर 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिल चलाने जा रहे हैं, कौन सा वाला, कैल के साथ, ठीक है। हटा दें इसको। अब C3 साइकिल को डिटेल में देख लीजिए। C3 साइकिल में कितने स्टेप, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन, तीसरा बताइए रीजनरेशन। अच्छा बताइए कितने लोगों ने पढ़ा है वास्तविक रूप से इसको, पढ़ के कितने लोग आए हैं, आधा आधा हाथ ऊपर नहीं करना है, इकट्ठा ऊपर कर दो, और कब बाकी नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दें। पूरे लोगों को समझ में भी आएगा, पहले थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, नहीं आए तो एकदम समझ में नहीं आएगा, इतना भी आसान नहीं है। आइए 3 स्टेप में ये साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। चांद आ गया था, तो देखिए 3 स्टेप कौन से हैं, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, और तीसरा हो गया रीजनरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए, इसको समझने के पहले एक चीज और समझिए, ठीक है। वो ये जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी आपने समझा, उसके साथ उसको रिसीव कौन करता है, लीफ में CO2 को रिसीव कौन करता है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर रिसीव करती है ना, उसका नाम क्या है समझे, RUBP। तो इसको RUBP जुड़ेगा, RUBP। इसमें कितना कार्बन 5, इसमें कितना कार्बन 1। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, PGA, इसमें कितने कार्बन होते हैं 3। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, अभी समझेंगे फिर से, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ, ये कौन सा स्टेप है, पहला। साइकिल फिर से बना, इसमें एक एंजाइम यूज होता है। शुरुआती दौर में ही साइकिल जब स्टार्ट होती है तो एंजाइम का नाम क्या है, रोबेस्को एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, रोबेस्को। तो यहाँ पर रोबेस्को एंजाइम यूज होता है, इसी एंजाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, बाकी आगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो रोबेस्को एंजाइम है, इसका पूरा नाम कोई बताइए, क्योंकि बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन चलता नहीं है, बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो बताइए रोबेस्को का पूरा नाम क्या है, बोलिए रोबेस्को का पूरा नाम बताओ पीछे, नोट कर लीजिए।
राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। पहले तो इतना लिखेंगे राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, पहले इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद सी से क्या होता है कार्बोक्सिलेज, ओ से क्या होता है ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये एंजाइम क्या करता है, इसका डुअल फंक्शन है, दो काम करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को भी चलाता है और ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, अगर कहीं पर भी इसके साथ में कार्बोक्सिलिक शुगर है ना, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है CO2, रिएक्शन का नाम क्या होगा कार्बोक्सिलेशन। CO2 कहीं ऐड हो रही है, ऐड हो रही है ना इसमें CO2 ऐड हो रहा है, रिएक्शन का नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। और यहीं पर अगर CO2 की जगह इसमें O2 ऐड कर दें, यहाँ पर क्या हो जाए O2, इसके साथ क्या ऐड हो जाए O2, तो रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीजनेशन। मतलब ये दोनों काम करता है, मौका पड़ने पर खाली मिट्टी के साथ CO2 को भी जोड़ सकता है और O2 को भी जोड़ सकता है। ठीक है, इसका डुअल फंक्शन है, क्या है ये डुअल फंक्शन होता है। RUBP के साथ में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी जोड़ने की क्षमता रखता है और CO2 को भी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ेगा एक बार में एक ही, दोनों एक साथ नहीं जोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस नाम में देखिए राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसमें कार्बोक्सिलेशन करने की भी क्षमता है और ऑक्सीजनेशन वाली भी क्षमता है, दोनों पावर है इसके अंदर। अब जरूरत पड़ने पर ये कार्बोक्सिलेशन करता है, जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजनेशन कब करेगा वो आगे समझिएगा अभी कि देखिए जब एक चीज ना समझ लीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का लेवल क्या रहेगा इक्वल रहेगा, जब CO2 और O2 दोनों का लेवल का क्या रहेगा इक्वल। ठीक है, तो ये किसको जो है पकड़ना पसंद करेगा, ये एंजाइम किसको जुड़वाना पसंद करेगा RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब इसको मोहब्बत किससे है CO2 के साथ ज्यादा है। अगर CO2 और O2 का लेवल बराबर, अब कुछ लोग कहेंगे कि CO2 और O2 कैसे बराबर हो जाए, 21% ऑक्सीजन और 0.03 या 4% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ बराबर, तो बराबर कैसे, एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन ज्यादा परसेंटेज में है, बराबर हो जाएगी कभी। तो बताइए मैं बराबर क्यों बोल रहा हूँ, हाँ वो नहीं, ये लेवल का बराबर हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं कि जब O2 और CO2 का लेवल जब बराबर हो जाएगा तो ये RUBP के साथ प्लांट में किसको जोड़ना पसंद करेगा CO2 को, तब O2 को नहीं पसंद करेगा इक्वल लेवल पर। ठीक है, दोनों को जोड़ सकता है, ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है, CO2 को भी जोड़ सकता है RUBP के साथ, लेकिन जब दोनों का लेवल बराबर है तो O2 को ज्यादा पसंद, CO2 को ज्यादा पसंद करेगा। बराबर ऐसे समझ लीजिए, प्लांट के अंदर कहा जाए तो CO2 ज्यादा होती है, एनवायरमेंट में CO2 कम है, लेकिन वो CO2 जब प्लांट में जाती है धीरे धीरे पहुंचती रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्लांट में क्या है ज्यादा, क्योंकि प्लांट में वाटर होता है, क्या होता है वाटर। आप कहेंगे समुद्र में ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में कम घुलता है, डिसॉल्व क्या है कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिसॉल्व होने की क्षमता ज्यादा है। पौधे के अंदर लीफ में मीजोफिल सेल में वाटर है, साइटोप्लाज्म होता है ना पौधे में, लीफ में क्या है साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, तो ऑक्सीजन कम घुलता है इसके कंपैरिजन में CO2, इसीलिए कहेंगे प्लांट के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा मिलता है, प्लांट के अंदर O2 का लेवल क्या है कम, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर निकाल देता है, फोटोसिंथेसिस दिन में चल रहा है, पौधा क्या करेगा ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा बना करके
किया ऑक्सीजन तो उसने बाहर कर दिया, आपने अंदर क्या रखा? CO2 लगातार ले रहा है, लगातार CO2 को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो लगातार CO2 ले भी रहा है, CO2 ज्यादा घुलती भी है, तो कौन ज्यादा रहेगा? कौन CO2, ठीक है। नॉर्मल वे में देखा जाए CO2 का लेवल प्लांट बिल्डिंग में ज्यादा होता है, क्योंकि वो वाटर में ज्यादा डिजॉल्व होती है, समझ में आया? अब अगर ये बराबर हो जाए, बराबर भी हो सकता है कभी कभी, तो अगर बराबर हो जाएगा तो किसको पसंद करेगा? CO2, ठीक। और अगर ज्यादा CO2 का लेवल है जिससे ऑक्सीजन से, तो क्या करेगा? तो ये CO2 को तो पसंद नहीं करेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर CO2 का लेवल नॉर्मली देखा जाए ज्यादा होता ही है, ठीक है, तो ये किसको बाइंड कराएगा? CO2 बराबर है तभी किसको बाइंड कराएगा? CO2 को। मतलब दोनों केस में क्या है? ये कार्बोक्सिलेशन कराएगा। क्या कराएगा? कार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर दोनों क्षमता है, कार्बोक्सिलेशन वाली क्षमता भी है और ऑक्सीजनेशन वाली भी है इस एंजाइम में। ये एंजाइम क्या कराएगा? इसको कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कराएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है? कम है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं। और O2 का लेवल क्या है? हाई है लीड में, यहाँ पर और ऐसे भी लिख लीजिएगा, CO2 का लेवल ज्यादा है और O2 का लेवल क्या है? कम। तो ये दोनों क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर CO2 कम है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो तुरंत ऑक्सीजन को ये पकड़ करके इसके साथ जोड़ देगा, RABP के साथ जोड़ देगा, ठीक है। तब ऑक्सीजनेशन कराएगा। यहाँ पर तब क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी कराएगा। तब इसको, इसीलिए इसके नाम में दोनों जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। समझ में आया? दोनों काम पर एंजाइम के बारे में समझ में आया? इसके अंदर CO2 और O2 को इसके साथ जोड़ने की, किसके साथ? RABP के साथ जोड़ने की क्षमता है। अगर CO2 और O2 बराबर है तो CO2 को पसंद करेगा, CO2 ज्यादा है तब तो कोई समस्या ही नहीं है CO2, और अगर O2 ज्यादा हो गया है तो O2 को पसंद करेगा, ठीक है। और इस वर्ल्ड में धरती पर मिलने वाला सबसे ज्यादा एंजाइम यही है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। तो कहा जाए धरती पर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? यही है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द यूनिवर्स, ये है, क्योंकि एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो आप इसको भी लिखिएगा, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी कह सकते हैं इसको, या फिर क्या है? पब्लिक करके प्रोटीन इन यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यही है, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन। और एनिमल वर्ल्ड में कौन सी है? एनिमल में कहा जाए केवल एनिमल्स, ये तो प्लांट चूंकि एनिमल में नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये तो पौधे की बात चल रही है ना। ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाए सबसे ज्यादा। लेकिन अगर स्पेशली एनिमल का पूछा जाए तो एनिमल में मिलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल्स में। यहाँ तक ये इसके बारे में समझ में आ गया। अब ये बता रहे हैं तीनों स्टेप, C3 साइकिल के तीनों स्टेप, कैसे ग्लूकोज बनेगा ये देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से आया? तीनों स्टेप में समझा रहे पूरा साइकिल के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है, स्टोमेटा के द्वारा एंटर करेगा और न्यूक्लियस सेल में पहुंच जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचेगा। और RABP कहाँ पर है बताइए? ये कहाँ पर है? ये कहाँ है RABP? पौधे के किस हिस्से में? हाँ बताओ भाई, पौधे के किस हिस्से में RABP कहाँ है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा नहीं है वो स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है RABP। समझ में है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, मिलेगी। दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐड करने के लिए कोई एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कौन सा एंजाइम? वो इसको
अब विश्व के बारे में बता दिया मैंने। ये एंजाइम क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा, रिएक्शन चलाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन किया, आरयूबीपी। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, आरयूबीपी। अभी एक एक करके समझ लीजिएगा। और बनेगा क्या यहाँ पर, PGA। क्या बनेगा, PGA। कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका दूसरा नाम फॉस्फोग्लिसरेट, और क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, PGA का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड है, और इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए एसिड को, जैसे मैलिक एसिड का दूसरा नाम मैलेट, फॉर्मिक एसिड का, मैलिक एसिड हो गया, पायरुविक एसिड का दूसरा नाम पायरुवेट, पढ़ते हैं ना। तो बॉडी में जो एसिड होते हैं उनको एट भी बोलते हैं, एट। सफिक्स क्या लग सकता है, एट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बात एक ही होती है, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। क्यों बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, टोटल मिलाकर के 6, और 6 को कैसे बैलेंस करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करा रहा है ये रिएक्शन, किसके साथ, आरयूबीपी के साथ में, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिएगा, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव किया, बोलेंगे कौन रिसीव किया, आरयूबीपी। आरयूबीपी ने रिसीव किया था। CO2 का एक्सेप्टर वो है, बन गया। अब PGA से क्या बनेगा, PGA से बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है, 3 कार्बन की एक क्या है, शुगर है। ये शुगर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एसिड है, ये शुगर ये है, ट्रायोस फॉस्फेट। कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ते हैं तो 3 कार्बन की शुगर को बोलते हैं ट्रायोस, 4 को टेट्रोस, 5 को पेंटोस। पेंटोस ये है, यहाँ पेंटोस यूज हो रहा है, यहाँ ट्रायोस बन रहा है। 3 कार्बन की शुगर है ट्रायोस, उसमें फॉस्फेट भी लगा हुआ है, तो ट्रायोस फॉस्फेट हो गया। आ रहा समझ में, ट्रायोस फॉस्फेट समझ में आया। अरे नहीं आएगा जिसको बता दीजिएगा, समझ में नहीं आया। कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर है, ट्रायोस फॉस्फेट क्या है, वो शुगर, फर्स्ट शुगर। पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल में सबसे पहला शुगर कौन सा बनेगा, तो पहली शुगर ये है, देखिए ये शुगर ही तो बना ली। अभी ग्लूकोज सबसे बाद में बनेगा, ग्लूकोज भी शुगर है, ये सबसे पहले शुगर बना। ट्रायोस फॉस्फेट पहला शुगर है जो बनता है इस कैल्विन साइकिल का, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कहाँ गया, फर्स्ट सेक्टर हो गया, आरयूबीपी, ये हाँ कुछ कह रहे हैं क्या, कुछ बता रहे हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये क्या है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बना था वो यहाँ क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। NADPH2 यूज हो रहा है, और यूज होता है तो खो देगा, हाइड्रोजन कहाँ दे देगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा। एसिड जब रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सही कह रहे हैं ना, केमिस्ट्री में पता है ये चीज। कोई एसिड जो है ये जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा। पढ़े इस चीज को। और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड क्या बनता है, एसिड बनता है। जैसे CH3CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये एसिड है और ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये ट्रायोस फॉस्फेट शुगर है और ये एल्डिहाइड है वास्तविक रूप से, क्योंकि शुगर या तो कीटोज होता है और या तो एल्डोज होता है, ये एल्डिहाइड वाली शुगर है, ठीक है, एल्डिहाइड है। इसका दूसरा नाम क्या है, PgAl, क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा ट्रायोस फॉस्फेट बना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एसिड से एल्डिहाइड बनेगा, इसका मतलब रिडक्शन कराना पड़ेगा और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, NADPH से छूटेगा, हाइड्रोजन अपना दे देगा, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके ट्रायोस फॉस्फेट बना। और ये किसमें कन्वर्ट, इसमें से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NADP प्लस और प्लस 2H प्लस। और 2H प्लस में लिख नहीं रहा हूँ, 2H प्लस आप ध्यान दीजिए, यूज हो गया, ये 2H प्लस कहाँ चला गया, इसमें यूज हो गया, ठीक है। साथ में ATP भी यूज होता है, क्या यूज होगा, ATP, और क्या बनेगा, ADP बनेगा, ठीक है। ATP खर्च हो रहा है, बताइए ATP जब टूट रहा है इसका फॉस्फेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ATP टूटने से क्या फ्री होता है, फॉस्फेट, तभी तो बनता है ADP। वो फॉस्फेट कहाँ गया, वो PgAl में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जुड़ गया, ठीक है। यहाँ से ATP छूट करके क्या बन गया, ये ADP बन गया। कितना ATP खर्च होगा, 2, कितना NADP खर्च होगा, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल जब PGA का टूटता है, कन्वर्ट होता है, तो एक ATP और एक NADPH, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। इसके बाद इससे वापस क्या हो जाएगा, रीजनरेट, इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए ये आपका यहाँ बन चुका है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर RUBP इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है तो RUBP को वापस बनाना तो पड़ेगा। साइकिल तभी चलेगा दोबारा से, अगेन साइकिल दोबारा तब चलेगा जब RUBP उपलब्ध रहेगा। उपलब्ध कैसे रहेगा, यहाँ तो खर्च कर लिया, RUBP हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से वापस RUBP को फिर से क्या करना, रीजनरेट करना। कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो लगातार बाहर से आ रही है एनवायरनमेंट से, इसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा, तभी साइकिल दोबारा रिपीट होगा। तो रीजनरेशन प्रोसेस का नाम समझ में आया, ठीक है। कैसे रीजनरेट होगा वो देखिए, इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, इसमें 3 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, तो बताइए रीजनरेट कैसे हो जाएगा, इसमें तो 3 और 5 वापस करना है, 3 कार्बन से 5 कार्बन कैसे वापस हो जाएगा रिटर्न, जब है नहीं है यहाँ पर 3, बोलेंगे कोई, कुछ नहीं पढ़ती आपने, पढ़ती आए होते तो इसका आंसर बता दिए होते, बता ग्लूकोज से बन जाएगा, बताइए, सोच कर बताइए। जैसे अगला क्लास 9th का क्लास चल रहा है, 11th का पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, क्यों, हाँ बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, नहीं सब बताइए। इसका मतलब जब तुम लोग बोर्ड पढ़ने जाओगे तो क्या हालत होगी, उस समय तो कुछ पता ही नहीं होगा हो क्या रहा है, हाँ? किसी को नहीं पता है, हाँ अरे एक कार्बन ठीक, देखिए यहाँ 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल, इसका कितना बना था, 2, भले आपको नहीं पता है, अब जाकर के पढ़ लीजिएगा कम से कम, ठीक है, आप पढ़ा रहे ना, आप जाके पढ़ लीजिए, दोबारा ऐसा नहीं बताया जाएगा, बार बार वो पिक्चर नहीं चलाई जाएगी। 3 कार्बन है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बना था, इसका भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल बनेगा,
बनेंगे? 2। PGL के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। 3 कार्बन है एक में, 2 में कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 में से 5 को वापस किया जा सकता है ना? 6 में से 5 कार्बन तो वापस हो सकते हैं ना? 5 कार्बन वापस हो गए, ठीक। एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन से तो ग्लूकोज बनता नहीं है। कितने कार्बन होने चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए? 6। तो यहाँ से बुक ने दिखाया है, उसने बोला कि यहाँ से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज में कितना कार्बन? 6 होता है, लेकिन एक बार में 5 कार्बन यहाँ वापस, तो एक ही कार्बन तो मिल गया नीचे। इसका मतलब 6 बार घूमेगा साइकिल। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए साइकिल कितनी टाइम रिपीट करेगा? 6 टाइम। कितनी बार रिपीट करेगा? 6। क्योंकि एक बार जब घूमता है साइकिल तो एक कार्बन का गेन होता है, बेनिफिट होता है। 6 बार घूमेगा, 6 कार्बन का बेनिफिट हो जाएगा, तो बन जाएगा लास्ट में। बन जा रहा है। तो कैल्विन साइकिल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने टर्म रिपीट करेगा? 6 टाइम घूमेगा। ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा खतरनाक अगला वाला आएगा। C4 साइकिल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। 6 टाइम। ये आपकी कमी नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई बताइए, अच्छा लगता है? हाँ, क्यों? फिजिक्स में जब क्लास चलती है, केमिस्ट्री चलेगी तो बच्चे पता नहीं कहाँ से मंत्र उल्टे आ जाएंगे, इसमें गायब हो जाते हैं, सोचते हैं अपने आप पढ़ लूँगा। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने 9th जब 9th और 10th रहते हैं ना, मैथमेटिक्स वो ध्यान देते हैं जबरदस्त वाला, अच्छे से रात दिन मैथ लगाना, रात दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, जैसे लगता है ये मेरा पार्ट करा देगा। क्यों? सही कह रहे ना? इसको तो ऐसे चलते हैं जो किसी कर्म लायक नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। टीचर भी 9th क्लास में 10th क्लास में जहाँ क्लास चलती है बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान स्कूल को किनारे कर दिया जाता है, स्कूल कॉलेज इसको किनारे कर दिया, ठीक है? वैसे ही बेकार हो जाता, वही से सब्जेक्ट धीरे धीरे बेकार होना चालू होता। अगर आप शुरू से ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत थोड़ी नहीं आती, समझ में नहीं आता। जब इतना ही समझ में नहीं आएगा तो इससे ज़्यादा आगे कैसे बताएंगे हम? इससे ज़्यादा आगे कैसे बताएंगे जब आपको बेसिक ABCD वाला नहीं समझ में आ रहा? तो 6 टाइम रिपीट होगा ये साइकिल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि एक बार में एक कार्बन का गेन हो रहा है। समझ में आया? और देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए। पूछा जाता है ये फॉस्फोर मिश्र, ये जो एसिड बना है, फर्स्ट बुक में लिखा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ साइकिल बताइए। इस साइकिल का सबसे पहला स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये पहला प्रोडक्ट है जो कि स्टेबल है, लेकिन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब फाइनल नहीं है, फाइनल तो ये है ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट इस साइकिल का कौन सा हो गया? ग्लूकोज। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल है, एल्डिहाइड अनस्टेबल है, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है PGA। इस साइकिल से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर ही पूरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और बताइए, और किसी को पता है इसके बारे में? और कोई क्वेश्चन जल्दी से बताइए, नहीं हम बताएंगे। इस साइकिल में और क्या बता सकते हैं आप? पिछली बार मैंने कितना कुछ लिखाया था। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है? PGL बन रहा है, ठीक है? कहा जाए पहला कार्बोहाइड्रेट कौन सा बना? PGL, क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो जानते हैं शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी है। ये क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर। पहला कार्बोहाइड्रेट ही बनता है PGL।
फर्स्ट शुगर कौन सी बनी? ये बनी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट या फर्स्ट शुगर पूछा जाए तो पीजीएल होता आंसर। ग्लूकोज फाइनल है, देखिएगा यहाँ पर। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर है, उसका नाम क्या है? PGAL। फॉस्फोग्लिसराइड। और एक चीज समझिए, देखिए आपने रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़ा ना बुक में, जो रेस्पिरेशन इन द प्लांट वाला चैप्टर ओपन कर लीजिए, उसमें रिएक्शन लिखा है। अगला चैप्टर ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 155 156 ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन बड़ा सबने इसको। इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर PGL से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा ना। और यहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज से PGL। पढ़िए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, आगे लिखा है PGL। लिखा हुआ है, लिखा है PGL। मतलब ग्लूकोज जब जुड़ता है तो क्या बनता है? PGL बनता है। इसमें रेस्पिरेशन। और यहाँ क्या हो रहा है? PGL से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। मतलब ये वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन का क्या है? उल्टा, ठीक है। ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ग्लूकोज से क्या बढ़ते हैं? PGL बनता है। और यहाँ PGL से ग्लूकोज बन रहा है। तो ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का इतना रिएक्शन उल्टा है, समझ रहे ना? तो नोट कर लीजिएगा, क्या लीजिएगा? PGA से जो बन रहा है क्या चीज? PGAL। ये क्या है? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। और एक चीज समझ लीजिए, PGL बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस रिएक्शन का, क्योंकि अगर कहा जाए कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, अभी क्या चल रहा था? फोटोसिंथेसिस। दोनों का कनेक्टिंग लिंक क्या है? PGL दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। कोई बताएं कैसे? अरे फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, PGL फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब समझते हैं? जो दो चीजों को जोड़ देता है। अभी आपने देखा कि PGL यहाँ पर भी है और PGL ग्लाइकोलाइसिस में भी तो है, रेस्पिरेशन में भी तो है। मतलब PGL इसमें भी है, PGL वहाँ पर भी है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से देखिए आप रिएक्शन देखिए क्या बना? PGAL बनेगा और लास्ट में टूटते क्या बन जाता है? पायरुवेट एसिड बन जाता है ना। ये ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, मतलब रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन में या ग्लाइकोलाइसिस में जो PGL बना है, ये PGL यहाँ यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। PGL यूज होकर के ग्लूकोज बना सकता है। PGL से ग्लूकोज बन सकता है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? PGL चाहिए। तो PGL वहां से आ जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। पौधों में जब रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो उसका जो PGL प्रोडक्ट बनता है बीच वाला ग्लाइकोलाइसिस में, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में जो PGL बना अभी यहाँ पर, वो PGL डायरेक्टली कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है? रेस्पिरेशन। वो डायरेक्टली अगर PGL उपलब्ध है, अगर मान लीजिए कैल्विन साइकिल चल रहा है उसमें PGL बना, वो PGL डायरेक्टली क्या इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में है ना कनेक्ट कर रहा है, दोनों रिएक्शन को क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है, ठीक है।
दोनों रिएक्शन में चूंकि इन्वॉल्व हो रहा है, जरूरत पड़ने पर इस रिएक्शन में आ जाएगा और जरूरत पड़ने पर कहाँ चला जाएगा, उधर भी जा सकता है। तो कनेक्टिंग लिंक है, लिख लीजिएगा PgAl जो है वो क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कनेक्टिंग लिंक होता है PgAl, दोनों को कनेक्ट करता है दोनों रिएक्शन। एक और पॉइंट लिखा है इसमें कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इस कैलोरी साइकिल का सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप कौन सा है, रिस्की स्टेप, ठीक है, जहां पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास 3 स्टेप पढ़े आपने, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा, क्रूशियल, जो कार्बोक्सिलेशन है। क्यों है, क्योंकि पहले ही स्टेप पर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो आगे रिएक्शन नहीं चलेगा। कैसे, अगर सोचिए ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो जाए प्लांट में तो बंद हो जाए, कार्बोक्सिलेशन होगा नहीं। RNA क्या करेगा, तो इसको तुरंत O2 को पकड़ लेगा, ठीक है। अगर CO2 कम पड़ जाएगी तुरंत वो O2 को पकड़, या CO2 ज़्यादा हो गई तो O2 का साथ छोड़ देगा। तो छोड़ने वाला और जोड़ने वाला सिस्टम पहले ही स्टेप पर हो रहा है, इसीलिए क्या है, कार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत क्रूशियल स्टेप है। समझ में आया क्यों होता है, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है और ऑक्सीजनेशन भी हो सकता है, ऑक्सीजनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के चांस हैं, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है कि CO2 की ज्यादा है। तो ये कैलोरी साइकिल में इतना ही है, जो छोटा साइकिल था, इसके बाद उसी फूड साइकिल को समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया कैलोरी साइकिल, जा करके एक बार और पढ़ लीजिएगा। और यहाँ देखिए ज़्यादा पढ़ के आए, यहाँ से ज़्यादा कम पढ़िए बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा पढ़ के आएंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। नहीं आप नहीं बुक से पढ़ सकते हैं, वीडियो चला के ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन क्लास किसी की देख लीजिए, हो सकता है कुछ और समझ में आ जाए, यहाँ आके एक बार और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बुक NCERT को रीड कर रहे हैं, नया नया कुछ नहीं जान रहे हैं, तो रीड करेंगे तो उसमें दिमाग से पैदा हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, तो तब लिखा होगा। तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख लीजिए, 1 शॉर्ट वीडियो होता है, बहुत से लोगों का होता है यूट्यूब पर, होता है ना, या कुछ टॉपिक देख लीजिए, उसको चला के देख लीजिए, फिर हाँ आइए तो और समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। उससे पढ़ेंगे हो सकता है कम समझ में आएगा, उतना बढ़िया हो सकता है। आधे घंटे का वीडियो है, भरा के देख लीजिए, ठीक, 10 मिनट कुछ कम कर लीजिए। ये हो गया। आगे है सी फूड साइकिल, बोलिए। हाँ ये तो छूट ही गया, कितना ATP बना। यहाँ देखिए पूछा जाता है कितना ATP खर्च हुआ, बना नहीं, इसमें खर्च हो रहा है। तो इस रिएक्शन में इन और आउट दो चीजें लिखी गई है, पढ़िएगा। लिखा है इन मतलब कितना यूज हुआ, क्या बना, यूज क्या हो रहा है, ATP, कितना ATP यूज हो रहा है, टोटल 18 ATP यूज हो रहे हैं। और ATP जो यूज होता है टूटता है, खर्च हो रहा है, तो क्या बनता है, ADP बनता है। क्या बनेगा, ADP। ATP जब खर्च होता है तो इसका मतलब वो टूटता है, और क्या बनेगा, ADP। तो आगे लिखा उसमें 18 ADP बनेंगे, समझ रहे ना। ADP जब टूटेगा तो क्या बनेगा, ADP प्लस फॉस्फेट, 18 ATP अभी समझाएंगे। और NADPH2 कितना है, NADPH2 कितना है, 12। और ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 12 NADP प्लस बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से और NADP प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है, 12 कैसे समझ लीजिए। उधर कितना था, 2 ATP
NADPH2 था और एक ATP छूट गया, रीजनरेशन में आप एक ATP बढ़ा लीजिएगा। अरे वहाँ एक छोड़ दिया हमने, इसमें भी एक ATP खर्च हो रहा है, इसमें भी आप क्या लिखेंगे, ATP खर्च हो रहा है, एक ATP खर्च हो रहा है, क्या बनेगा ADP, इस वाली रिएक्शन में छूट गया है। टोटल एक बार में कितना हुआ, 2 वहाँ और एक रीजनरेशन में 3 ATP, समझ में आ रहा है, 2 ATP रिडक्शन वाले में, एक ATP यहाँ, 3 ATP एक बार में खर्च हो रहे हैं, 6 बार चलेगा रिएक्शन, 18 हो जाएगा ना, 6 टाइम रोटेट करेगा ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP खर्च होना है। और NADPH2 कितना है, 2, रिडक्शन वाले में एक बार में 2, 6 बार चलेगा तो 12, समझ में आया। इतने ही रिएक्शन में है, 18 ATP खर्च होते हैं, 12 NADPH2 वेस्ट होता है। ये देख कर लीजिए, उसमें मेंशन है, इसमें लिखा है सबके पास। अगला कौन सा है, C4 साइकिल। C4 साइकिल कहाँ चलती है, ऐसे प्लांट में, इसमें C4 प्लांट नॉर्मल प्लांट में नहीं चलता है, इस प्लांट में चलेगा C4 प्लांट। अब C4 प्लांट को, किस प्लांट को हम लोग C4 कहते हैं, कुछ तो बता दो। जो प्लांट थोड़ा सा ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं, यहाँ जहाँ तापमान ज्यादा होता है, साउथ का तापमान ज्यादा है, ट्रॉपिकल एरिया, क्या है, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ऐसे प्लांट जो ड्राई एंड ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ सूखा होता है ज्यादा, थोड़ा रेगिस्तान छोड़ करके, डिजर्ट में नहीं चलेगा, डिजर्ट के लिए स्पेशली अलग है, कौन सा वाला कैंपा, उनके लिए अलग है, वहाँ ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। वैसे प्लांट जो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं या थोड़ा सा ड्राई एरिया में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, एंड ड्राई एंड ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ड्राई और ट्रॉपिकल एरिया में। एग्जाम्पल क्या है, मेज, कौन से C4 मिले जाते हैं, मेज हो गया और शुगर केन, और बताइए, मेज, शुगर केन और अमरंथस और शोरगम, बुक में जो लिखा होता है ये शोरगम, शोरगम क्या होता है, ज्वार, ये तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी तो होता है ना, पक्का थोड़ी ना कि वहाँ ड्राई एरिया में भी यहाँ नहीं, यहाँ पर है, मेन वहीं का, ठीक है। मेन ये ज़्यादा खेती इन्हीं एरिया में होती है, यहाँ वाले होता है, समझ आ रहा है। तो मेज, शुगरकेन और सोरगम, सोरगम ज्वार होता है, ये सब क्या है, C4 प्लांट है। साइप्रस भी है, साइप्रस का एक घास का नाम है, साइप्रस, ये घास है, ये क्या है, C4 प्लांट। अब थोड़ा सा समझना है, C4 साइकिल तो बाद में समझना है, पहले क्या समझना है, इन प्लांट की खासियत क्या होती है, थोड़ा सा इनकी खासियत समझना जरूरी है, तो समझ लीजिए। C4 प्लांट में जो लीफ होती हैं, जो क्या होती हैं, लीफ जो होती है वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल प्लांट जो C3 प्लांट है, आपने लीफ पढ़ाता है एनाटॉमी ना, कौन सी सेल की लीफ में कौन सी सेल होती है, मीजोफिल, और वेस्ट्रल बंडल होती है ना, जाइलम फ्लोएम होता है ना, हाँ, बंडल शीट, वहाँ बंडल शीट सेल नहीं थी। यहाँ एक आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगा, C4 प्लांट की जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, क्रेंज एनाटॉमी होती है, क्या होती है, क्रेंज एनाटॉमी। पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, देख लीजिए, और नहीं पढ़ के आएंगे उतनी ही बोरियत महसूस होगी, और पढ़ के आएंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मन लगेगा बैठने में, नहीं तो 1.5 घंटा ना बर्दाश्त नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। एक बार आप करके देखिए, पढ़ के आइए और फिर देखिए कैसा लगता है। क्रेंज एनाटॉमी होती है किसमें, C4 प्लांट की लीफ में होती है, समझ में आया। अब क्रेंज एनाटॉमी क्या है, बेटा आराम से बैठ जाओ,
आराम से बैठ जाओ, सोफा नहीं है, ठीक है। मैंने गौर नहीं किया था, मुझे लगा कि कैसे बैठते हैं, आराम से ऐसे ना बैठा करिए। अगर मुझे ऐसे बैठ के पढ़ा दी तो हाँ तो पढ़ लेंगे क्यों। लीफ में क्या होता है, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज मतलब, क्रेंज का मतलब समझ लीजिए, क्रेंज का मतलब होता है लीफ। क्या होता है, लीफ। और लीफ का मतलब क्या होता है, घेरा। घेरा का मतलब रिंग्स, रिंग्स होती हैं गोल गोल। अब क्या इसमें ऐसा होता है, तो घेरे में होता है, ठीक है। तो आप जब एनाटॉमी इसकी समझेंगे तो आपने नॉर्मल पत्ती तो समझा है, इसमें सभी में आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम होता है, वेस्कुलर बंडल यहाँ है, किसमें होता है, यहाँ पर आपको मीजोफिल सेल तो मिलेगा, बाहर की साइड पे क्या मिलेगा, मीजोफिल मिलेगा, लेकिन एक विशेष प्रकार की सेल मिलती है बंडल शीट। क्या मिलती है, बंडल शीट। ये देखिए, इसको घेरने वाली, वेस्कुलर बंडल को घेरने वाली सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल्स। और चूंकि वो सेल घेरे में होती हैं, ये एक रिंग है, अभी एक रिंग और बनाओ, देखिए इसकी कई रिंग्स होती हैं, एक रिंग और है, ये देखिए दूसरा रिंग हो गया, ठीक है, ये तीसरा रिंग हो गया। ये सब क्या है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स की क्या है, रिंग है, देख रहे हैं। यही क्रेंज एनाटॉमी है। वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में क्या होता है, बंडल शीट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि एक रिंग में लगी होती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। क्रेंज का मतलब रीत, रीत का मतलब घेरा। तो क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है, सेवरल रिंग्स, सेवरल रिंग्स होती हैं। किसकी रिंग्स होती हैं, ऑफ बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल्स। इसके चारों तरफ होती हैं अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट की कई लेयर्स होती हैं। देखिए समझ लीजिए, लिखिएगा काम, ये आपको स्लाइड मिल जाती है, ठीक है। और उसको मैग्नीफाई को दिखता कि नहीं दिखता, ये मैंने जब मैं किसी ओपन कर रहा था इसको तो वो जूम नहीं हुआ, होता है ठीक, होता बढ़िया। तो वहाँ देखिए क्या मतलब है, इसको समझिए जितना ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि तो मैटर खूब बड़ा हुआ है। Several rings of bundle sheet cells around the vascular bundle, vascular bundle ये बीच में, इसके चारों तरफ बहुत सारी क्या होती हैं, बंडल शीट की सेल्स की रिंग्स होती हैं। ये आपको सीधी प्लांट में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। बंडल शीट सेल्स वहाँ नहीं होती है, वहाँ एब्सेंट होती है, नोट कर लीजिएगा। C3 में नो बंडल शीट, कोई बंडल, जानते बंडल शीट को बंडल शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, शीट का मतलब होता है कवर, एक कवरिंग होती है वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इसका कुछ फायदा है, ऐसे धोखे में नहीं लगा है, ये जो डिजाइन भगवान जी ने बना के दे दिया है क्रेंज एनाटॉमी, इसका फायदा मिलेगा C4 प्लांट को। वहाँ नहीं था ये चीज, वहाँ फायदा नहीं लेना था, इसको फायदा लेना है। अभी देखिएगा क्या फायदा लेगा। फायदा ये होता है, देखिए पहले इसको समझ में आया है, क्रेंज एनाटॉमी वेस्कुलर बंडल की बहुत सारी, एक खासियत तो इनकी है, देखो खासियत समझ में आ गया। दूसरी खासियत और क्या होती है, आपको C4 प्लांट में दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्यों मिलता है, क्योंकि दो तरीके का सेल होता है। वहां तो केवल मीजोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के सेल में देखने को मिलेगा। एक मीजोफिल में तो मिलेगा ही, मीजोफिल कहाँ होगा, ये बाहर की साइड में, ये जो बाहर की साइड में सेल्स रहेंगी, ये सब क्या रहेंगे, मीजोफिल में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, मीजोफिल रहेगा यहाँ पर सेल्स, और ये सब क्या है, बंडल शीट, बंडल शीट सेल्स, ठीक है। दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और जब दो जगह क्लोरोप्लास्ट होगा, दोनों का क्लोरोप्लास्ट अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा, एक जैसा नहीं है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक का मतलब दो तरीके का सेल है, दोनों के अंदर एक जैसा क्लोरोप्लास्ट
जैसा नहीं है, दो अलग अलग प्रकार का है, इसलिए क्या बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो C4 में क्लोरोप्लास्ट दो तरीके का है, तो क्या बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्या क्लोरोप्लास्ट भी दो प्रकार का होता है, तो देख लीजिए कैसे क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार का होता है। आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा ही है, आपको पता है ग्रेनम होता है। तो यहाँ पर जो मीजोफिल होती है, मीजोफिल सेल्स, और एक क्या यहाँ पर बंडल शीट, दो प्रकार की सेल है। कौन सा बाहर होता है मीजोफिल, बाहर देख रहे हैं ना, ये बाहर कौन सी है, वहां तो C3 में एक जैसा था, वहां बंडल शीट था ही नहीं। यहाँ बाहर की साइड में बंडल शीट रहेगा, अंदर कौन सा नया आ गया, सॉरी बाहर मीजोफिल है, अंदर नया कौन सा आ गया लाल वाला बंडल शीट, वहां ही नहीं, ठीक है। तो जो मीजोफिल सेल है वो बाहर की साइड में रहेगी, ठीक। यहाँ पर कौन सा बताइए, ग्रेना होगा कि नहीं होगा, हाँ ग्रेनल। जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो आपने पढ़ा है वही यहाँ होता है। यहाँ पर बोलेंगे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा, मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसको हमने पढ़ रखा था, जिसमें ग्रेनम समझते थे। ग्रेनम होता ना वही वाला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग टाइप का है। यहाँ कौन सा है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अब ये कौन सा नया चीज आ गया, ए ग्रेनल, मतलब ग्रेनम नहीं है, भैया नहीं ग्रेनम। क्या बिना ग्रेनम के भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, बताइए, बिना ग्रेनम के भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, बोलो जी, हाँ हो सकता है। देखिए ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, इसमें मैंने बना दिया ग्रेनम, बना दिया ना, इसमें ग्रेनम है। और अगर ग्रेनम किससे बनता है, थाइलेकोइड से, और इसे थाइलेकोइड को अगर विकेट दिया जाए, विकेट दिया जाए का मतलब ये देखिए, एक थाइलेकोइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिक्के को विकेट दीजिए, सिक्के को एक के ऊपर एक लगा दीजिए, एक के ऊपर एक लगा जाएगा तो ग्रेनम बन जाएगा। विकेट देंगे तो ग्रेनम नहीं है, यहाँ थाइलेकोइड है ना, थाइलेकोइड दिख रहा ना, लेकिन एक के ऊपर एक अरेंज नहीं है तो ग्रेनम नहीं है। एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं है, समझ गया। इसमें केवल थाइलेकोइड बिखरा हुआ है, अरेंज नहीं है एक के ऊपर एक, अरेंज होगा तभी तो ग्रेनम बनेगा, अरेंज नहीं है तो ग्रेनम कहाँ पर। ये एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट समझ में आया, क्या है, एक ग्रेनल है। देखिए ये यहाँ पर और एक चीज बताइए, एक ग्रेनल का मतलब ग्रेनम एब्सेंट, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेनम एब्सेंट। और ग्रेनम एब्सेंट का मतलब होता है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड जो क्या है वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ है, थाइलेकोइड बिखरा हुआ है। अब आप सोच के बताइए, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड होगा, दोनों होगा कि एक होगा, जल्दी बताइए। इसमें दोनों होगा, नॉर्मल वाला है ना, दोनों फोटो सिस्टम। यहाँ पर PS1 एंड PS2 देखने को मिलेगा ना। इसमें बताइए क्या होगा, इसमें ग्रेनम है ही नहीं है, तो ग्रेनम नहीं है तो कांटेक्ट होगा तभी तो ग्रेनम बनेगा, कांटेक्ट नहीं हो रहा दो मेम्ब्रेन में तो सेकंड नहीं, ओनली फर्स्ट है। क्या है, ओनली PS1 है। और जब PS2 यहाँ पर है तो वाटर कहाँ टूटेगा, इसमें तो ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक दोनों होगा। दोनों फोटो सिस्टम है ना, दोनों है तो साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक दोनों चल सकता है। यहाँ लिखिएगा साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक दोनों होगा, फोटो फॉस्फोरेशन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, केवल वन है, कौन सा बताइए, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही फोटो सिस्टम नहीं है, फर्स्ट वाला है, 700 वाला है। वाटर कहाँ टूटता है, जहाँ सेकंड होता है, और वहीं ऑक्सीजन भी निकलती है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ वाटर नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ सेकंड नहीं है। देख रहे हैं ना, फर्स्ट है, फर्स्ट वाटर नहीं टूटता है। लिखेंगे O2 रिलीज होगा, इसमें मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से,
और बंडल सी से कोई ऑक्सीजन इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। यानी नो O2 रिलीज, इसमें कोई O2 रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ES सेकंड क्या है? एब्सेंट है। ES सेकंड से ही तो ऑक्सीजन निकलती है ना। फोटो सिस्टम सेकंड से ही तो वाटर छूटता है। तो दो तरीके से क्लोरोप्लास्ट आपको तो C4 प्लांट की खासियत तो समझ में आई। ग्रेनी एनाटॉमी विशेष प्रकार की, इनके अंदर एनाटॉमी, दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट, दो प्रकार की सेल, दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट। ये सब झंझट क्यों हो रहा है? ये विशेष प्रकार का डिजाइन क्यों बनाया, क्यों दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट दिया? कारण ये है कि इनके सबसे बड़ी कमी क्या है? कारण ये है कि इनका ये जो है नॉर्मल प्लांट से ज्यादा खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी इनकी ज्यादा है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इनकी ज्यादा है, C3 की कम होती है। तो क्यों कम होता है? क्योंकि C3 में एक सबसे बड़ी कमजोरी है। वो क्या है? C3 की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? बता दो। हाँ, बायो डीएनए नहीं है तो क्या नहीं है? हाँ, अच्छा यही वाले है, कोई बात नहीं, मैं केमिस्ट्री के चक्कर। और बता दी कोई क्या करना चाहते हैं? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? भाग जाते? क्यों? या समझाते कि बाबू लोगों पढ़ के आओ, यही करते जो मैं कर रहा हूँ, भाग नहीं जाते। मैदान छोड़ के भागना अच्छी बात थोड़ी नहीं होती है। क्यों? तो देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि C4 प्लांट C3 की एक सबसे बड़ी कमी थी। वो कमी ये नहीं करना चाहता अपने, उसमें वो कमी दूर है। C4 में वो कमी दूर है। वो कमी क्या है? फोटो रेस्पिरेशन यहाँ नहीं होता है, इसीलिए इतना निगलेक्ट किया है। ये फूड ज्यादा बना पाते हैं, ये फूड ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इनकी क्षमता ज्यादा है क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। नहीं क्यों होता है? क्योंकि सारा डिजाइन बना के रखते हैं उसको ना होने के लिए, ताकि वो हो ना पाए। फोटो रेस्पिरेशन जानते कैसे होता है? जब ऑक्सीजन जैसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम है रुबिस्को वो क्या करेगा? वो CO2 को ऐड ना करा करके वो तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ने लगता है। बताया मैंने ना, यहाँ वो चीज नहीं हो पाती है। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होने पाती है कभी। इन पौधों में कभी कार्बन डाइऑक्साइड कम होने पाती ही नहीं है। क्यों नहीं कम होने पाती है? क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे और देखते जाइए, इतना समझ में आया है? और देखिए अब मैं यहाँ देख रहा हूँ C4 जो प्लांट है, C4 प्लांट, उनमें क्या होता है? लो फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन अभी समझ में आएगा थोड़ा सा आगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। C3 की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी यहाँ नहीं होती है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि CO2 का जो लेवल होता है वो रिमेन क्या होता है? मेंटेन होता है, कम नहीं होने पाता है। इनमें CO2 का लेवल क्या है? मेंटेन रहता है, कम नहीं होता, ठीक है। CO2 हाँ, CO2 का लेवल मेंटेन रहता है, कम नहीं होता है। अब देखिए कम कैसे नहीं होता है। यहाँ पर है हाउ CO2 लेवल हाई, कैसे में CO2 का लेवल क्या है? हाई कैसे रहता है? पहली चीज, पिछले वाले को ध्यान समझ करना, उसमें कौन सा एंजाइम था? रुबिस्को।
देखा यहाँ इसको एंजाइम देखने को मिलता तो है, लेकिन वो नीचे वाले सेल में होता है। इसमें बंडल शीट। मीजोफिल सेल जो ऊपर वाली है, जैसे आपके पास मैं कह रहा हूँ ये लीफ है, लीफ में यहाँ कौन सी सेल है? मीजोफिल। यहाँ अंदर की साइड में कौन सा है? बंडल शीट। ठीक है। ऑक्सीजन जैसे अंदर बंडल शीट, बाहर क्या है? मीजोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा बाहर से तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? मीजोफिल में आएगा। बंडल शीट तो बाद में इंटर करेगा क्योंकि वो अंदर की साइड है। ठीक है। तो मीजोफिल सेल बाहर है, इनमें यहाँ पर मीजोफिल सेल में इसको नहीं होता, वो कमजोरी वाला एंजाइम नहीं है। यहाँ कौन सा एंजाइम है? पैपकेस। एंजाइम भी बदल दिया इन्होंने। उस एंजाइम में क्या होता? कितना भी कम अगर CO2 है उसको भी पकड़ लेगा। उसकी खासियत क्या है? कितना भी कम CO2 रहेगा उसको भी वो फिक्स कर लेगा, उसको भी RUBP के साथ जोड़ देगा। जो कमजोरी किसकी थी? रुबिस्को की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है कि जैसे CO2 कम होने लगता है वो तुरंत किसका साथ पकड़ लेता है? O2 का। वो वाला एंजाइम के अंदर है तो सही, लेकिन वो अंदर वाली सेल में, ऊपर नहीं है। जहाँ CO2 आ रही है, जहाँ CO2 को पकड़ना है वहाँ पर दूसरा एंजाइम। तो पहली चीज क्या है यहाँ पर? इसका पूरा नाम क्या है? PDB कार्बोक्सिलेज। पैपकेस को क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा PDB कार्बोक्सिलेज। पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए फिर समझ में आएगा। ये कार्बोक्सिलेज। अचानक मैं साइकिल बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ के आए नहीं है ऊपर से समझ में नहीं आएगा। ये एंजाइम है। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? कैन फिक्स। फिक्स का मतलब जोड़ देना। CO2 RUBP के साथ क्या कर सकता है? CO2 को जोड़ सकता है। Again at very low CO2। अगर CO2 बहुत कम भी रहेगा, ये क्या करेगा? और CO2 को भी RUBP के साथ जोड़ देगा। ऑक्सीजन दूर दूर तक भटकेगा नहीं। समझ में आया? कोई समस्या नहीं आने पाएगी पहले दिक्कत। दूसरा क्या हुआ देखिए, दूसरा CO2 का लेवल और मेंटेन कैसे रहता है? एक बार जब CO2 अंदर चला गया तो CO2 बाहर कहीं जा नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि बंडल शीट की जो सेल है, बंडल शीट कौन सी सेल होती है? नीचे वाली। उसमें जब CO2 इंटर कर जाती है, देखिए CO2 का काम जानते कहाँ है? नीचे। ग्लूकोज बनेगा वो कहाँ बनेगा? मीजोफिल में। हमने पढ़ा पिछले वाले प्लांट में ग्लूकोज मीजोफिल में बनता है, क्योंकि वहाँ मीजोफिल के अलावा और कोई सेल नहीं है। यहाँ दो प्रकार के सेल हैं, मीजोफिल है और बंडल शीट है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बंडल शीट में होगा। ठीक है। बाहर केवल ड्रामा होता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड। मीजोफिल ये काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ करके कहाँ भेजती है? बंडल शीट। बंडल शीट में सब कुछ हो रहा होता है, ग्लूकोज वहीं बनता है। तो एक बार जैसे ही मीजोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है? बंडल शीट में आ गया, तो ये यहाँ से लीक नहीं हो सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि बंडल शीट सेल की जो दीवार होती है वो क्या है? बहुत मोटी है। और बंडल शीट सेल के बीच में कोई जगह नहीं है। अगर मैं बंडल शीट सेल्स बनाता हूँ तो ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल के बीच में कोई जगह नहीं है, और सेल वॉल क्या है? मोटी, लीक नहीं होने देती है। दूसरा लिख लीजिएगा CO2। कल पढ़ के आइएगा इसको। सोच के आए खत्म हो जाएगा। ठीक है। खत्म क्या है? तो आगे इसको पढ़ के आइएगा। आगे एक चीज पढ़ के आनी, फोटो रेस्पिरेशन, उसको पढ़ के आइएगा। ये ठीक है। ये कल चले